औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर क्लास। आज जो हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं ये भी हमारे प्रीवियस दो लेक्चर्स से लिंक्ड है। इसमें आप लोगों के साथ जो डिस्कशन की जा रही है वो उन्हीं दो प्रीवियस लेक्चर्स के बाद ये थर्ड लेक्चर्स जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इकोनॉमिक्स का, लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। क्वेश्चन का आगाज सेम पैटर्न पे हम करेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन से ही करेंगे। लॉज ऑफ रिटर्न्स बेसिकली है क्या? जब भी हम इनपुट किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इनपुट लगाते हैं तो उससे जो हमें आउटपुट हासिल होती है किस रेशो से, किस निस्बत से, किस तनासब से हासिल होती है, किस प्रोपोर्शन से हासिल होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लॉज ऑफ रिटर्न्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन फंक्शन के किन इनपुट्स के साथ कैसे हम आउटपुट हासिल करते हैं, बिकॉज इट इज द क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी हम इसको कहते हैं। इसलिए इसमें हम कुछ फैक्टर्स को फिक्स कर लेते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पे हम लैंड को फिक्स कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स को वेरिएबल रखते हैं जैसे लेबर, और लेबर के साथ कैपिटल मशीनरी वगैरह को हम वेरिएबल फैक्टर के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर यानी इनपुट्स हम देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें जो आउटपुट हासिल होगी, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होगा इसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टोटल प्रोडक्ट क्या होती है, कि मजमूई तौर पे जो पैदावार हो रही होती है, एग्रीगेट प्रोडक्ट को भी हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। मसलन जैसे 10 मजदूर मिलकर 500 मन गंदम पैदा करते हैं तो ये उनकी टोटल प्रोडक्ट है। एवरेज प्रोडक्ट या पर यूनिट प्रोडक्ट भी इसको हम कहते हैं, कि मसलन अगर 500 मन गंदम 10 मजदूर पैदा करते हैं तो 500 डिवाइड करेंगे 10 से तो ऑटोमेटिकली 50 जो होगी वो पर यूनिट प्रोडक्ट होगी, उसको हम एवरेज प्रोडक्ट कहेंगे। एपी इज इक्वल टू टीपी ओवर लेबर के जितने यूनिट्स हम लगाएंगे यहाँ पे। मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसको कहा जाता है, कि किसी भी इंडिविजुअल लेबर यूनिट की जो प्रोडक्टिविटी होगी कि उसके आने की वजह से टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आएगी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हम उसको कहेंगे। किसी मजीद मजदूर के आने से कुल पैदावार में जो तब्दीली होगी वो मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाएगी। लॉज ऑफ रिटर्न्स तीन तरह के होते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न। कानून तकसीर हासिल, कानून इस्तकरार या यकसानी हासिल, और कानून तकलील हासिल। कानून तकलील हासिल हमारा आज का टॉपिक है, जो कि बहुत अहम टॉपिक है इकोनॉमिक्स में। अहम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर किसी भी बिजनेस स्टेज में इंक्रीजिंग आए या ना आए, कांस्टेंट आए या ना आए, डायमेंशनिंग रिटर्न लाजमी आता है। क्योंकि अगर ये स्टेज नहीं आती तो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कितने मजदूर हम लगाएंगे और कहां पर मजदूरों को जाकर रोकेंगे, क्योंकि यही वो स्टेज होती है बिजनेस की जिसमें हमें लेबर का डिसीजन करना होता है, कि यहाँ कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिसीजन करना होता है कि हमने इतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कम्बिनेशन लगाना है और कहां पर इसको रोक देना है। तो बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेज आ जाती है बिजनेस के लिए। तो आए हम इसको डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न्स, कानून तकलील हासिल, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न भी इसको कहा जाता है। Law of dimensioning returns when the units of variable factor of production are increased with the units of other fixed factor। किसी भी मुअय्यन आमले पैदाइश पर जब मुतगय्यर आमलीन की इकाइयों को हम लगाते हैं, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज, मुख्ततम पैदावार गिरती है, कम होती है, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करती है, एंड टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट हमेशा की तरह इंक्रीज करेगी, लेकिन यहां पर उसका रेट ऑफ इंक्रीज जो होता है वो चेंज हो जाता है, और ये इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट होता है। यानी हर नया मजदूर आके पहले मजदूर से कम पैदावार दे रहा होता है, इजाफा कर रहा होता है कुल पैदावार में, लेकिन पहले मजदूर की निस्बत कम इजाफा, नेक्स्ट उससे भी कम इजाफा, नेक्स्ट उससे भी कम इजाफा, और इसलिए हम इसको कहते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस एंड टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। इट इज कॉल्ड ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न। ये कानून तकलील हासिल
कहलाता है। इसके assumptions क्या हैं जब हम इसको टेबल डायग्राम में एक्सप्लेन करना चाहेंगे? तो इसके लिए भी सेम वही assumptions है कि लैंड इज फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में भी 10 एकड़ लैंड ली थी। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में भी और लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न में भी हमने यही assumptions रखी हैं। तो वही है कि लैंड इज फिक्स फैक्टर, 10 एकड़ जमीन हम कथा जमीन लेते हैं काश्तकारी के लिए, उस पर लेबर इज वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मेहनत की इकाइयां हम तब्दील करते हैं, वो वेरिएबल हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और उसके साथ साथ ये भी कंडीशन रखते हैं कि आर लेबर यूनिट्स आर इक्वली एफिशिएंट, तमाम मेहनत की इकाइयां एक जैसी यकसा मौजू यकसा एफिशिएंट हैं, उनकी सलाहियतें एक जैसी हैं, उनकी काम का तजर्बा एक जैसा, महारत एक जैसी, सेहत एक जैसी, इल्म एक जैसा, तो उनमें कोई फर्क नहीं है तमाम इकाइयों में। उसके बाद लास्ट है टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्शन टेक्निक्स वो चेंज नहीं होंगी, वो कांस्टेंट ही रहेंगी। जब ये assumptions होंगी तो इस लॉ को हम एक्सप्लेन करने के लिए टेबल और डायग्राम बनाते हैं। तो टेबल के लिए फर्स्ट कॉलम में पहले की तरह ही हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लेबर को हम लेते हैं, सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मार्जिनल प्रोडक्ट MP आ जाएगी और थर्ड में टोटल प्रोडक्ट TP आ जाएगी, इनको शो किया जाता है। तो जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर इंक्रीज करते जाएंगे, 10 एकड़ जमीन पर पहला मजदूर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसमें यह भी हम फर्ज करते हैं कि वो स्टेजेस गुजर चुकी होती हैं इंक्रीजिंग और कांस्टेंट वाली, ऑप्टिमम स्टेज वगैरह गुजर चुकी है। अब ये वो बिजनेस की स्टेज आ जाती है जहां पर नेक्स्ट लेबर यूनिट हमें डैमेज कर रहा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जिसकी। तो जैसे ही हम फर्स्ट लेबर यूनिट लगाएंगे उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 8, टोटल प्रोडक्ट भी 8, सेकंड पे मार्जिनल प्रोडक्ट 6, टोटल 14, थर्ड पे मार्जिनल 4, टोटल 18, फोर्थ पे मार्जिनल 2, टोटल 20। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगी बट विद डिक्रीजिंग रेट, 8 का इजाफा, फिर 6 का इजाफा, फिर 4 का, फिर 2 का। टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस, और मुख्ततम पैदावार गिरती चली जाएगी। पहले ने 8 प्रोडक्शन दी मार्जिनल प्रोडक्ट, दूसरे ने 6, थर्ड ने 4, फिर 2। तो ये लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न है कि हमें हर नेक्स्ट लेबर यूनिट से जो रिटर्न हासिल हो रहा है वो गिरता चला जा रहा है, डिक्रीज करता चला जा रहा है। इसी को हम वेरिएबल फैक्टर को और मार्जिनल प्रोडक्ट को मिलाकर हम ये कर्व बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लेबर को लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम मार्जिनल प्रोडक्ट को लेते हैं। तो ये एक नेगेटिवली स्लोप्ड MP का कर्व, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कर्व हासिल होता है। फर्स्ट पे 8, सेकंड पे 6, थर्ड पे 4 एंड फोर्थ पे 2। तो हम कह सकते हैं कि एज वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न। तो ये कानून तकलील हासिल की वजाहत करती है। अब हम देखते हैं कि इस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन का की एप्लीकेशन किन किन सेक्टर्स पर बहुत जल्द हो जाती है या ज्यादातर होती है। इसकी एप्लीकेशन उन सेक्टर्स पर, उन शोबों पर ज्यादा होगी जहां पर नेचुरल फैक्टर्स ज्यादा डैमेज करेंगे, ज्यादा इफेक्ट करेंगे, कुदरती आफात, आंधियां, तूफान, बारिशें, मौसम, ठीक है, ये सारी चीजें ज्यादा इफेक्ट करेंगी। तो डेफिनेटली ऐसी स्टेज ज्यादातर हम एग्रीकल्चर पर या ओपन डोर बिजनेसेस पर ज्यादा होगी। सेकंड आ जाता है कि उन सेक्टर्स पर ये ज्यादा रेंज करती है जो वाइड एरिया में होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होने की चीजों के चांसेस होते हैं या ओपन डोर होते हैं। जहां पर जमीन की फर्टिलिटी डिफरेंट होगी ऑटोमेटिकली वहां पर भी ये हमें फेस करना पड़ेगा लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न्स। और सीजनल लिमिटेशंस हैं वो इलाके जहां पर बहुत शदीद सर्दी या बहुत शदीद गर्मी के होंगे, तो डेफिनेटली वहां पर भी जितनी मर्जी इनपुट देंगे तो एक लिमिट तक ही हम आउटपुट उससे डिराइव कर सकेंगे। तो लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर इसके बारे में बता दूं कि ये वो स्टेज ऑफ बिजनेस है जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती है, जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिसाइड किया जाता है कि बस भाई अब इनकी कितनी लिमिट लगानी है। इसलिए क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों लॉज ऑफ रिटर्न्स में से लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।